बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से कि बैंक अकाउंट को किस तरह मेंटेन करना है, मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले भी बना चुका हूं और मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग जो हैं गलतियां बैंक स्टेटमेंट में कर रहे हैं, चाहे वो पर्सनल अकाउंट है या बिज़नेस अकाउंट है। और मैं रोज़ाना की बुनियाद पर लोग मुझसे पेड सेशन लेकर अपने केस को डिस्कस करते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट मुझसे चेक करवाते हैं, वेरीफाई करवाते हैं। तो बहुत सारी मिस्टेक्स जो हैं मैं देखता हूँ आप लोगों की, और उसमें फिर ज़ाहिर-सी बात है आपका रिफ्यूज़ल भी हुआ होता है, और रिफ्यूज़ल पर मेन रीज़न ही आपके फाइनेंशियल्स पर होती है। अगर मैं स्पेसिफ़िकली यूके या शेंगन की बात करूँ, तो आज की वीडियो में मैं व्यूअर्स दोबारा आपको बताऊँगा कि बैंक स्टेटमेंट जो है, चाहे बिज़नेस है या पर्सनल है, बिज़नेसमैन है या सैलरीड पर्सन है, किस तरह आपको मेंटेन करनी है। वो गलतियाँ मैंने आपको बतानी है जो आप लोग कर रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करने के हवाले से बराए करम खुदारा वो गलतियाँ ना करें। देखिए, आप मैं समझता हूँ कि हर एक की ख्वाहिश है इंग्लैंड देखने की, यूरोप देखने की, पूरी दुनिया अमेरिका घूमने की। तो देखें, ख्वाहिश होनी भी चाहिए और आप लोगों को जाना भी चाहिए, और लोग जाते भी हैं। लेकिन वही लोग जाते हैं जो प्रॉपरली अपनी फ़ाइल पर और ख़ास तौर पर बैंक स्टेटमेंट पर वर्कआउट करते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट पर कैसे काम करना है, कैसे वर्कआउट करना है, किस तरह बनानी है, यही मैंने आज दोबारा आपको इस वीडियो में बताना है। क्योंकि बैंक स्टेटमेंट ही ये जब तक आपके लोगों की ठीक नहीं होगी, तो वीज़ा कैसे लगेगा, कैसे आप अमेरिका देखेंगे, कैसे आप इंग्लैंड जाएंगे या शेंगन। शेंगन वीज़ा तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि आप लोगों का लगना ही चाहिए, क्योंकि शेंगन वीज़ा इतना मुश्किल नहीं है जिस जिस तरह कनाडा, यूएसए या यूके का होता है। यूके का भी आसान होता है, लेकिन थोड़ा-सा कनाडा का डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है। लेकिन मैं समझता हूँ शेंजन वीज़ा तो आपका लगना ही चाहिए, उसमें तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। अपॉइंटमेंट का आजकल मसला बना हुआ है, लेकिन अगर अपॉइंटमेंट आपको मिल जाए, तो शेंजन तो कम से कम आपको जाना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग शेंजन वीज़ा अपना रिफ्यूज़ करवा बैठते हैं, ख़ास तौर पर स्पेन, फ्रांस, जर्मनी या इटली वगैरह की बात करूँ, अपॉइंटमेंट भी होती है लेकिन फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। 10 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 11 नंबर लग जाती है। तो वो मेन रीज़न यही होती है, आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट, उसमें बैंक स्टेटमेंट भी आ जाती है, आपकी इंटेंशन भी आ जाती है। तो आज सिर्फ़ स्पेसिफ़िकली प्योरली बैंक स्टेटमेंट पर बात होगी, सैलरीड पर्सन भी के हवाले से भी, और बिज़नेसमैन के हवाले से भी, कि क्या कौन-सी चीज़ें चीज़ें आपको करनी है और कौन-सी चीज़ों से आपको परहेज़ करना है। देखिए, चलें, एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दूसरी रिक्वेस्ट, व्हाट्सऐप पर काइंडली सिर्फ़ उन्हीं लोगों ने राब्ता करना है जो अपना पेड कॉल सेशन लेकर अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं, या किसी भी किस्म के अपने डॉक्यूमेंट्स की या अपनी फ़ाइल की वेरिफ़िकेशन करवाना चाहते हैं। नॉर्मल चार्जेज़ 30 मिनट की कॉल, उसमें हम आपकी पूरी बात सुनेंगे, अपनी पूरी बात बताएँगे, आपके डॉक्यूमेंट्स की, तमाम डॉक्यूमेंट्स की, इसमें असेसमेंट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट की असेसमेंट भी शामिल होगी। फिर उसके बाद हम आपको लाएअमल बताएँगे कि इस वक़्त आपकी प्रोफ़ाइल कहाँ बैठ रही है, आपको किस कंट्री का अप्लाई करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। अगर इस वक़्त आपकी प्रोफ़ाइल इस काबिल नहीं है, तो हम आपको एक शॉर्ट टर्म में फर्दर एक्शन प्लान देंगे, जिस पर आप अमल कर जो है अपना किसी भी अच्छे कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो जी, आते हैं जी टॉपिक की तरफ। देखिए जी, बिज़नेसमैन की अगर मैं बात करूँ, लेट्स से बिज़नेस अकाउंट। बिज़नेस अकाउंट आपको जो मेंटेन करना है, उस पे किसी किस्म की कोई क़ैद पाबंदी नहीं। लाखों की ट्रांज़ैक्शन करें, करोड़ों की ट्रांज़ैक्शन करें, कोई क़ैद पाबंदी नहीं है। अगर आप कुछ हद तक कैश ट्रांज़ैक्शंस भी कर लेते हैं, तो वो भी कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मैं कैश को रिकमेंड नहीं करता, कैश ट्रांज़ैक्शंस को, कि कैश इन, कैश आउट। कोशिश करें चेक्स में करें, ऑनलाइन पेमेंट करें, वगैरह-वगैरह। अगर कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो फिर आप कैश में कर लें, लेकिन कैश की ट्रांज़ैक्शन दोनों अकाउंट्स में, बिज़नेस में भी, पर्सनल में भी, करंट में, किसी किस्म की भी कैश ट्रांज़ैक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है, तो कैश को अवॉइड करें। बैलेंस की अगर मैं बात करूँ, लोग काफ़ी पूछते हैं जी कि बिज़नेस अकाउंट में बैलेंस कितना होना चाहिए? देखिए जी, बैलेंस की कोई क़ैद पाबंदी नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस, बिज़नेस अकाउंट। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपका अकाउंट ज़ीरो में नहीं आना चाहिए। ना महीने के शुरू में, ना महीने के एंड में। हाँ, दरमियान में, कि अगर आपकी कोई ट्रांज़ैक्शंस आप कर रहे हैं बिज़नेस अकाउंट में, आज सुबह दोपहर को 1 बजे आपका अकाउंट, बिज़नेस अकाउंट का बैलेंस अगर ज़ीरो हुआ है, तो कोशिश करें उसको आज की तारीख में ही 1 घंटे बाद या आधे घंटे के बाद उसको प्लस में ले आएँ। चाहे वो 10 ₹10 ही प्लस में क्यों ना हो।
कोशिश करें कि ये ज़ीरो या माइनस में ना जाए। माइनस में तो ख़ैर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, फिर तो आपको बैंक की तरफ से फ़ाइन भी हो जाएगा। लेकिन कोशिश करें अगर ज़ीरो होता है तो उसको उसी एट द सेम टाइम स्पॉन्टेनियसली आप उसको प्लस में ले आएँ। तो ये एक लोग गलती कर रहे हैं और लोग पूछते भी हैं। तो ये मैंने आपके इस सवाल का जवाब दे दिया है। और क ट्रांज़ैक्शंस भी बता दी हैं कि चेक में करें और कोशिश करें कैश में ना करें। अच्छा, इसके अलावा कि क्लोजिंग बैलेंस बिज़नेस अकाउंट में कितना होना चाहिए, ये कोई पाबंदी नहीं है। चाहे वो महीने के एंड पर क्लोजिंग बैलेंस आपका 10,000 ही क्यों ना हो, वो कोई मसला नहीं है, या 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ ही क्यों ना हो, उसका कोई मसला नहीं है। क्योंकि बिज़नेस का जो अकाउंट होता है, बिज़नेस की जो ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, वो आपका जो है वो सेविंग कंसीडर नहीं होती। वो सिर्फ़ आपका एक बिज़नेस के तौर पर आपका लेन-देन है, और वो वीज़ा ऑफ़िसर आपका जो बिज़नेस अकाउंट का जो बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और ट्रांज़ैक्शंस को आपका एसेट भी नहीं देखती। वो ये उनका माइंडसेट ये होता है वीज़ा ऑफ़िसर का कि ये बिज़नेस है। कोई ज़रूर और हो सकता है कि जितना भी अगर ये 1 करोड़ उसके अकाउंट में पड़ा है, बिज़नेस अकाउंट में, हो सकता है ये किसी ने इसने किसी इसकी पार्टी का कोई पड़ा हो और फ़ौरन ही पार्टी को ये पेमेंट कर दे और इसके पैसे वापस चले जाए, फिर अकाउंट 5,000 या 10,000 या 5 लाख या 10 लाख में आ जाए। तो बिज़नेस अकाउंट को आप खुलकर खेलें, इन करें, आउट करें, कोई क़ैद पाबंदी नहीं। ये तो हो गया बिज़नेस अकाउंट। अब बात कर लें व्यूअर्स पर्सनल अकाउंट की। जो बिज़नेसमैन ने पर्सनल अकाउंट जो मेंटेन करना है, उसको अच्छे तरीके से आप मेंटेन करें। उसमें आप हर महीने अपनी सैलरी जो है, एक दिन डिसाइड कर लें, वो आप सैलरी जो है अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, और उसको जो है लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख, 2 लाख आपने ट्रांसफ़र किए अपने बिज़नेस से पर्सनल अकाउंट में, फिर उसको तरीके से खर्च करें और इस 60-40 की रेंज करें, लाइक 40-45% आप एक्सपेंस कर रहे हैं अपना घर का, और 60% 55% सेव हो रहा है। ये देखिए, ये बिजनेसमैन का तो ये फार्मूला है, मैंने बारहा बताया है। और बेहतर है कि बिजनेसमैन के पास 2 अकाउंट होने चाहिए। बेहतर है कि आपका एक बिजनेस अकाउंट भी हो, पर्सनल अकाउंट भी हो। अगर आप पर्सनल अकाउंट में दोनों चीज़ें करते हैं, एक्सेप्टेबल ये भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक जाएगी और चीज़ों को जस्टिफाई करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो ये चीज़ भी आपने ज़हन में रखनी है। अब आ जाएँ जी सैलरीड पर्सन की तरफ। सैलरीड पर्सन की अगर मैं बात करूँ, सैलरीड पर्सन का तो सीधा सिंपल फार्मूला है, एक अकाउंट पर्सनल अकाउंट रख लें या सेविंग अकाउंट रख लें, बेहतर है पर्सनल रख लें। उसमें आपकी सैलरी आए, हर महीने क्रेडिट हो, और उसमें से आप मतलब 5 तारीख को सैलरी आई और 60-40 रेशो के हिसाब से या 50-50 रेशो के हिसाब से आप से एक्सपेंस करते रहें और सेव करते रहें। तो यही एक फार्मूला है। जब आपकी सैलरी ट्रांसफ़र हो तो कोशिश करें आपके अकाउंट में ये लिखा है सैलरी ट्रांसफर्ड बाय एबीसी कंपनी टू मिस्टर एबीसी या एक्सवाईजेड। ये लिखा आ जाए तो बेहतर है। अगर लिखा नहीं भी आता, परेशान नहीं होना। तो आपको सैलरी स्लिप मिल जाएगी, और वो उस पे डेट भी लिखी होगी सैलरी स्लिप पर, किस तारीख को सैलरी आई, और वही तारीख आपकी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट में भी, ट्रांजैक्शन की बैंक स्टेटमेंट में लिखी होगी। तो इस हवाले से कोई परेशान नहीं होना आपने। तो ये है जी आपका सैलरी अकाउंट को मेंटेन करना। लेकिन सैलरीड पर्सन यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं। वो ये कर रहे हैं कि जी खुद ही फेक फर्जी तौर पर खुद ही कंपनी बना लेते हैं, और उसमें अपना एम्प्लॉय शो हो जाते हैं जी। कोई सैलरी 5 लाख ट्रांसफ़र कर रहा है, कोई 10 लाख ट्रांसफ़र कर रहा है, कोई 8 लाख ट्रांसफ़र कर रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ी गलती सैलरीड पर्सन वालों की तरफ से हो रही है। ऐसा आप लोगों ने नहीं करना। देखिए, पाकिस्तान जैसे एक एवरेज मुल्क में जो है सैलरी, अगर एक लेट्स से फॉर एग्जांपल बहुत कम लोग हैं जिनकी मंथली सैलरी 8 लाख या 10 लाख रुपया है, होंगे लेकिन बहुत कम है। अगर मैं बात करूं लीवर ब्रदर्स, एंग्रो फूड्स, बीकन हाउस, इस तरह के जो ब्रांडेड कंपनीज हैं, उनमें कुछ डायरेक्टर लेवल पर या सीनियर लेवल पर जिनकी एज भी ओवर 40 या 50 होती है, उन लोगों की सैलरी शायद 5 लाख, 6 लाख या 8 लाख तक होती होगी, लेकिन वो डायरेक्टर लेवल पर होते हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल पर होते हैं। तो देखिए, आप लोग एम्बेसी की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते इस तरह करके कि आपने 5 लाख रुपया या 6 लाख रुपया अपनी मंथली सैलरी शो करा दी। ना आपकी उसके मुताबिक कोई पर्सनैलिटी, ना आपकी एज, और कंपनी क्या है, एबीसी जो आपने खुद बनाई है, या अगर कंपनी असल भी है तो वो 10, 2, 4, 5 साल से एग्जिस्ट कर रही है। उस कंपनी की जहाँ से आप 8 लाख या 10 लाख सैलरी ले रहे हैं, उसकी अपनी ही कोई इतनी खास वर्थ नहीं है। लाखों रुपए में उसकी वर्थ है। वो हज़ारों रुपए में टैक्स दे रही है या नहीं दे रही, या साल का
5 लाख या 10 लाख भी टैक्स दे रही है, तो एम्बेसी पागल नहीं है। वो एम्बेसी ये समझ जाती है कि जी ये फर्जी स्टेटमेंट इस बंदे ने बनाई हुई है। इसने ये किसी को कोई जानने वाला है या ये खुद ही इसने अपनी कंपनी बनाई हुई है और उसी में अपने आप को इसने एम्प्लॉय शो किया हुआ है और 5 लाख या 6 लाख रुपए हर महीने सैलरी डलवा रहा है। तो ये केस आपका जो फेक बन जाएगा। इसका मैं आपको हल भी बताता हूँ कि ऐसे लोग क्या करें जिनकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, वो भी मैं आपको आगे चलकर इसी वीडियो में बताऊँगा, लेकिन मैं ये बात कंप्लीट कर लूँ। तो मेरा अब ये लोग बहुत गलतियाँ कर रहे हैं, सैलरीड पर्सन। अगरचे क्योंकि सैलरीड पर्सन का केस सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, टैक्स के मामलात भी कोई नहीं होते इतने ज़्यादा। लेकिन ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। मैं आपको हाइली रिकमेंड करूँगा कि जो आपकी असल सैलरी है, 50,000 लाख रुपया है, उसी के मुताबिक आप अप्लाई करें। अब आप लोग ये सवाल पूछेंगे कि जी 50,000 या 1 लाख रुपए सैलरी पर तो वीज़ा नहीं लगेगा, क्योंकि वो हमें ये वो शिक लग जाएगी, क्लॉज़ लग जाएगी जी कि आपकी जो है फाइनेंशियल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है या आपकी बैकग्राउंड इतनी पाकिस्तान में अपने मुल्क में स्ट्रॉन्ग नहीं है। बिल्कुल सही, फेयर इनफ। देखिए थोड़ा बहुत जो है, अगर लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी सैलरी 70-80 हज़ार रुपया है, तो आप इसको जेन्युइन ही रहने दें। अगर आपकी 80,000 रुपया सैलरी है, तो आप इसको लाख तक कर लें या करवा लें। फिर उसके ऊपर आप ये काम कर लें, कोई अब लाख रुपया भी सैलरी मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ बहुत कम है किसी अच्छे यूरोपियन कंट्री का वीज़ा हासिल करने के लिए। तो आप उसमें कुछ साइड बिज़नेस शो कर दें या कोई अपनी सेविंग शो कर दें। कोई आपको बैंक में आपने पैसे फ़िक्स करवाए हुए हैं, वहाँ से आपको 40 या 50,000 रुपया आ रहा है, तो वो मंथली 40 या 50,000 रुपया वो शो कर दें या साइड बिज़नेस के तौर पर कोई इनकम अपनी शो कर दें। इतनी इनकम शो करें अपने साइड बिज़नेस में जो जस्टिफाइएबल हो, डाइजेस्टेबल हो, एम्बेसी के लिए, वीज़ा ऑफ़िसर के लिए और दूसरों के लिए। 30,000 रुपया मंथली शो कर दे, कभी 25,000 रुपया मंथली शो कर दे, क्योंकि बिज़नेस इनकम होती है वो वेरिएबल होती है। कभी आपको 40,000 प्रॉफ़िट आ गया, कभी 50,000 आ गया, तो सैलरी तो आपकी आ ही रही है ना 80,000 या 1 लाख रुपया। तो सैलरी प्लस साइड बिज़नेस या साइड में बैंक में कोई सेविंग है, तो इसका कॉम्बिनेशन करके आप इस तरह चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम कम है लाख रुपया, तो आप 50-60 हज़ार रुपया साइड बिज़नेस शो करके आप कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा तरीका है कि आप जेन्युइन भी रहेंगे, टू द पॉइंट भी रहेंगे और आप वीज़ा अप्लाई करने के एलिजिबल भी हो सकते हैं। अभी ये मैं मानता हूँ 70-80 हज़ार रुपया सैलरी बहुत कम है, इस पे वीज़ा लगने का चांस ना होने के बराबर है, लेकिन इसको आप इस तरह बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ आपने गौर नोट करनी है। 5 लाख या 6 लाख रुपया फर्जी सैलरी बनाने से आपका वीज़ा नहीं लगना, वो बच्चे नहीं हैं, आप खुद समझें। हाँ, अगर आप कोई बड़े लेवल की कंपनी है, एंग्रो ब्रदर मिसाल एंग्रो ब्रदर्स तो मेरे मुँह पे आ गया है, एंग्रो ब्रदर्स, नेस्ले, मिल्क पैक, इस तरह की जो बड़े लेवल पर जो बिज़नेस टाइकून्स हैं, इन अगर आप ऐसी कंपनियों में जॉब करते हैं, तो अगर आपकी सैलरी 2 लाख, 1.5 लाख भी है, तो फिर भी आपका वीज़ा लगने का चांस होता है। क्योंकि देखिए ये ऐसी कंपनीज़ हैं जो मैंने जिनके नाम लिए हैं, ये फ्यूचर बेस्ड करियर पाकिस्तान में देती हैं। तो ऐसी कंपनियों में अगर आप जॉब करते हैं, तो अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो जब आप ऐसी जॉब को छोड़ने के लिए भी आप 10 दफ़ा सोचेंगे कि यार मेरी जॉब बड़ी अच्छी है, सिक्योर है, स्टेबल है, तो आप डेफ़िनेटली किसी भी अच्छे कंट्री का विज़िट करके अपनी इस तरह की कंपनीज़ को वापस आकर जॉइन करेंगे। तो यही वजह है कि इस तरह की कंपनीज़ के लोगों को, एम्प्लॉइज़ को वीज़ा मिल जाता है। तो ये थी जी हमारी वीडियो। बैंक स्टेटमेंट में वो गलतियाँ आप लोग जो कर रहे हैं, ये नहीं करनी और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आपने करनी है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आपको कोई पेड कॉल सेशन चाहिए तो फिर आप हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।